हेलो, गुड इवनिंग। सब ठीक ठाक? मेरी वॉइस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? कैमरा टेढ़ा है क्या? नो। यस। तो आज की क्लास में हम लोग लिंकेज की प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, जितनी थ्योरीज पढ़ानी थी मैंने पढ़ा दी है। अब सीओसी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस, इस सब का आपको लगता होगा कि थ्योरी तो पढ़ाया नहीं, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसी में हमारा थ्योरी कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से। करें? नहीं, चलो पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं, एक बहुत ही सिंपल। आप लोगों को ये आंसर करना है, अभी सॉल्व करना है और आंसर बताते जाना है। और बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो, चलो ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, फाइंड द मैप डिस्टेंस बिटवीन ए ओ एंड बी इज 3 मैप यूनिट। सेंटीमॉर्गन हम लोग रखते हैं। ए और बी का डिस्टेंस है 3 और बी सी का 10। सेंटीमॉर्गन ए बी बी सी, और ए सी का है 7 सेंटीमॉर्गन। वैसे में अगर कहा जाए हम लोगों को, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम, क्या होगा बताओ? सिंपलेस्ट है। बीसी है। नहीं, देखो इस तरह का जब हो तो आप लोग ऐसे डिस्टेंस से भी कवर निकाल सकते हैं, डिस्टेंस से निकालेंगे। देखना है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। जो सबसे बड़ा है बीसी 10 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मींस कि ये दोनों सबसे फारदेस्ट होगा। ओके, बी सी। या अब देखो, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ये होगा बी, उसके बाद यहाँ पे होगा सी। ओके, जो 10 सेंटी मॉर्गन है। अब है ए। ए और बी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि बी से थोड़ा नजदीक होगा ए कहीं पे, जो कि 3 सेंटी मॉर्गन होगा, और बाकी ए और सी 7 सेंटी मॉर्गन है। यानी सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सीक्वेंस बना बी ए सी। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 जीन है, ए बी जी एच। ठीक है, ए देखो, हम लोग को क्वेश्चन कैसा है कि ए एच का डिस्टेंस दिया हुआ है 18 मैप यूनिट। मैप यूनिट हम लोग सेंटीमॉर्गन रखते हैं। ए और एच। दूसरा है ए बी। ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमॉर्गन। बी एच दिया हुआ है 8 सेंटीमॉर्गन। फिर है ए जी 2 सेंटीमॉर्गन, और एच जी ये दिया हुआ है 20 सेंटीमॉर्गन। अब बताओ सीक्वेंस क्या होगा चारों जीन का? सेम कॉन्सेप्ट है।
जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, क्या हम लोग करते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसको कंसिडर करते हैं। तो H और G सबसे डिस्टेंट होगा, यहाँ पे कहीं हमने माना H और यहाँ पे G जो कि 20 सेंटीमॉर्गन है। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट हो गया, अब कोई भी किधर से ही पकड़ो, A और H से A 18 सेंटीमीटर होगा, यानी H से A कहीं पे होगा 18, और है A और G 2, यानी कि यहाँ पे कहीं पे हम लोग रखते हैं A, जो A और G 2 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा, और A और H 18, ये टोटल तो हमारा है ही 20। ठीक है, अब देखो B को हम लोगों को पोजीशन देना है कहीं पे, B कहाँ है, BH 8 सेंटीमीटर और AB 10 सेंटीमीटर, यानी A और H के बीच में कहीं होगा। B इस तरह से होगा कि H से 8 सेंटीमीटर, जस्ट मिडिल में नहीं होगा, थोड़ा इधर होगा, यहाँ पे B, ये टोटल 18 है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। देखो सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। जो सबसे, देखो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसको पहले लेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट है HG, H और G, इसके दो छोर हो गए, फिर ये 20 है, फिर हम लोग इसमें से जो सबसे, इससे जस्ट जो छोटा है, या फिर जो सबसे छोटा वहां से पकड़े, अगर सबसे छोटा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर सबसे छोटा है जो कि A से G है, यानी G से हम लोग A ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, इसके बाद बाकी बचा 18, तो AH हम लोग को दिख रहा है 18, फिर B है, B कहाँ है, A से B 10 सेंटीमीटर है, तो A यहाँ है, A से B 10, 10 उधर तो हो नहीं सकता, इधर ही कहीं होगा, B 10 पे दो, देखो H से B 8 सेंटीमीटर आ जाता है, तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा H B A G। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कभी कभी हम लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम लोग को होमोलोगस क्रोमोसोम दिया हुआ है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम इसके बगल में हम लोगों को दिया गया है ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, उसके होमोलोगस में सारा स्मॉल है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा पेयर होगा जिसमें रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कब होता है, अब देखो ये तो आप लोग जानते हो ना कि रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, यानी कि दोनों जीन्स के बीच डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज स्ट्रेंथ कम है, लिंकेज स्ट्रेंथ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिंकेज जितना ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम है तभी तो उसमें लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन जिसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसमें लिंकेज स्ट्रेंथ कम है, लिंकेज स्ट्रेंथ कम है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे का इनवर्सली है। लिंकेज होगा अगर स्ट्रॉन्ग तो फिर उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा ना। तो देखो हम लोग को अलग अलग सेट ऑप्शंस में हो सकते हैं, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, इस तरह से, या फिर बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इस तरह का भी ऑप्शन हो सकता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कब होगा, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर, जो जीन का सेट सबसे ज्यादा डिस्टेंट होगा, यानी कि ए और डी। तो हम लोग ऐसे करेंगे, कैपिटल ए का कैपिटल डी के साथ नहीं होगा रिकॉम्बिनेशन, कैपिटल ए का एंड डी, बिटवीन ए एंड डी एंड स्मॉल ए का कैपिटल डी के साथ, ये होगा मोस्ट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाला पेयर। ठीक है, ऑप्शंस हो सकता है जैसे बिटवीन ए एंड बी, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, कैपिटल ए एंड स्मॉल सी, इस तरह का कुछ ऑप्शन हो सकता है। ओके, ये क्लियर हो गया।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइंटिस्ट है जो कि 2 बीटल्स हैं उसके पास, यानी 2 डिफरेंट टाइप के बीटल्स हैं। उन बीटल्स का कैरेक्टर है, बीटल्स हैं जिनके हम लोग बॉडी टेक्सचर और बॉडी कलर पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्मूथ बॉडी जो होगा बीटल का, स्मूथ बॉडी वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट इसको हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, डोमिनेंट ओवर बम्पी बॉडी, जिसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। दूसरा है ग्रे कलर, ग्रे कलर यानी कैपिटल जी इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, स्मॉल जी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इस जो 2 बीटल्स हैं इसने क्रॉस कराया, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल जी स्मॉल जी, इसको क्रॉस कराया, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल जी स्मॉल जी, इन दोनों का क्रॉस कराया। ठीक है, इससे हम लोग को पता चला है कि टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। जब भी हम लोग लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस में ही देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, ये डायहाइब्रिड कंडीशन है और इसको हम लोग डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। कैसे पता चलता हम लोगों की लिंकेज है? हम लोग डायहाइब्रिड पेरेंट को, किसी भी डायहाइब्रिड प्रोजेनी को उसके डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, यानी कि टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस करके ही हम लोगों को रिकॉम्बिनेशन का पता चलता है, यानी कि वो जीन लिंक्ड है या नहीं। अगर टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 आएगा तो हम लोग समझेंगे कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है, यानी कि जीन लिंक्ड नहीं। अगर वो रेशियो टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 से वेरी करेगा, दैट मीन्स बोथ जीन्स आर लिंक्ड, ओके, और बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। तो देखो जब इन्होंने क्रॉस कराया तो इनको डिफरेंट टाइप का प्रोजेनी मिला। एक तो था स्मूथ ग्रे, इनका नंबर दिया हुआ है 345। नेक्स्ट है बम्पी व्हाइट, 355। नेक्स्ट वन इज स्मूथ व्हाइट, ये है 148, और बम्पी ग्रे ये हमारे पास 152। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन अबव क्रॉस, यानी कि इस दोनों जीन्स में जो स्मूथ बॉडी कैपिटल बी यानी बी और जी, ये दोनों जीन है जो कि एक बॉडी के टेक्सचर के लिए है और दूसरा बॉडी के शेप के लिए है, कलर के लिए है, सॉरी। तो इस दोनों जीन में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस हम लोगों को दिया हुआ है कि एक डाई हाइब्रिड को हम लोग क्रॉस करा रहे हैं इसके साथ। ये कैसा है? इसका पेरेंट ये दोनों हो गया। पेरेंट कैसा है इसका? कैपिटल बी है ना, तो स्मूथ बॉडी होगा, और कैपिटल जी तो ग्रे होगा, ग्रे और स्मूथ। और दूसरा पेरेंट कैसा है हमारा? स्मॉल बी है तो बम्पी बॉडी एंड व्हाइट। याद है जब मैंने लिंकेज का फर्स्ट क्लास लिया था तभी आप लोगों को बताया था कि जो पेरेंटल टाइप होता है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो इस क्रॉस में हम लोगों को 2 ऐसे मिल रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट मीन्स बोथ दीज आर पेरेंटल टाइप। जो भी पेरेंटल टाइप होगा इन केस ऑफ लिंकेज, अगर वो दोनों जीन लिंक्ड है तो दोनों पेरेंटल टाइप का फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द प्रोजेनी। और जो बाकी का बच गया, राइट, देखो ये दोनों पेरेंटल है, कोई भी क्रॉस हो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो इन टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी वो पेरेंटल टाइप होगा, ये फिक्स है। डबल यहाँ 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस हम लोग देख रहे हैं,
फिर हम लोग 3 पॉइंट टेस्ट कॉज देखेंगे, वहां पे भी सेम कंडीशन है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, टेस्ट कॉज फ्रीक्वेंसी, वो पेरेंटल टाइप होगा। ओके, इसके अलावा जो बच गया वो रिकॉम्बिनेंट टाइप। अब रिकॉम्बिनेंट में हम लोग को पता चलेगा कि जब हम लोग 3 पॉइंट टेस्ट कॉज देखते हैं तो वहां पे देखते हैं कि वो सिंगल क्रॉस ओवर है, डबल क्रॉस ओवर है, कैसा है वो देखेंगे बाद में। अभी देखो, ये तो है कि ये दोनों 345 355 है, तो ये पेरेंटल है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फॉर्मूला याद करो। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट phenotypes, number of recombinant progeny divided by total number of progeny. Number of recombinant progeny divided by total number of progeny into 100. रिकॉम्बिनेंट कितने आए, कौन कौन सा रिकॉम्बिनेंट है ये बताओ। ये दोनों स्मूथ व्हाइट, क्योंकि पेरेंट था इसका स्मूथ ग्रे और बम्पी व्हाइट। स्मूथ ग्रे और बम्पी व्हाइट ये दोनों पेरेंट है। इसके अलावा जो आया, देखो हम लोग को दोनों तरीके से पता चले, एक तो हम लोग देख रहे हैं पेरेंट कैसा है, अगर ये पता है तो फिर हम लोगों को आराम से कह देंगे कि ये दोनों पेरेंटल है। नहीं, वैल्यू दिया हुआ है, अगर प्रोजेनी का नंबर दिया हुआ है तो उससे भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये पेरेंटल है। ओके, अब इस दोनों में ये दोनों पेरेंटल हो गया, बाकी दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितनी है, 148 प्लस 152, 148 प्लस 152 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 कट गया, इक्वल टू 30%। यानी कि हम लोग कह सकते हैं द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन स्मूथ बॉडी एंड ग्रे बॉडी इज 30%। यानी कि ये जो दोनों जीन्स हैं इनमें 30% रिकॉम्बिनेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके, अगर अब देखो 30% रिकॉम्बिनेशन, ये हमेशा याद रखना कि जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज का वैल्यू होता है वही उसका जेनेटिक मैप में या क्रोमोजोमल मैप में क्रोमोजोमल डिस्टेंस होता है। फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही मैं, क्रोमोजोमल डिस्टेंस की। क्रोमोजोमल डिस्टेंस जो होता है वो रिलेटिव डिस्टेंस होता है। जेनेटिक डिस्टेंस या फिर क्रोमोजोमल डिस्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं, जो कि जेनेटिक मैप बनाने में हम लोग यूज करते हैं, तो वो हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे हमारा 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 30 तक नहीं जाता है, लेकिन 20 तक, अप टू 20% दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, उसके बाद वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि डबल क्रॉस ओवर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये 30% हो गया। अगर हम लोगों को एवरेज देखना होगी तो 30 के अराउंड जो भी डिस्टेंस होगा तो हम लोग का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गया। अगर कभी पूछा जाएगा कि उनके बीच डिस्टेंस कितना है, लिंकेज डिस्टेंस कितना है, तो 30 मैप यूनिट के से थोड़ा कम होगा, नहीं 30 मैप यूनिट से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? ये अगर समझ में आ गया तभी 3 पॉइंट टेस्ट को समझ में आएगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अभी तक तो समझा हमने, एक लीनियर क्रोमोजोम मैप है, ठीक है, वहां पे हैविंग 4 लोसाई,
4 ऐसे लोकस हैं जहां पे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है। ओके, हम लोग ABCD कह सकते हैं। AB के बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 10%, ठीक है। AD के बीच है, ओहो, AD के बीच है 3%। फिर BC में है 4% और AC में 6%। हम लोगों को पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन C एंड D। क्या होगा बताओ? देखो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है वही उस दोनों जीन के बीच का लिंकेज मैप, लिंकेज डिस्टेंस भी होता है। ओके, तो देखो, और सारे वैल्यूज 20 से कम है तो हम लोग इनको इजिली पुट कर सकते हैं। अगर ये 50, 60, 30, 40 ऐसे कुछ होते तो हम लोग वहां डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, लेकिन 20 तक हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। AB, AD, BC एंड AC, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? ये सिंपली वैसे ही है जैसे हम लोगों के पास सेंटीमॉर्गन में वैल्यूज होते हैं तो परसेंटेज में है। हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज में जो होता है वही होता है। अगर 10% रिकॉम्बिनेशन शो करता है, दैट मीन्स द जेनेटिक विल बी 10 centimorgan. Between A and D will be 3 centimorgan. Between B and C will be 4 centimorgan. And between A and C will be 6 centimorgan. Okay, 10 centimorgan. The longest distance A and B. ये हमारे पास है 10। अब देखो, A and D 3 है, B and C 4 है, B C कहीं होगा बीच में, ये 10 है। अब देखो इस दोनों को लेते हैं, B और C 4 है, B के साथ कहीं C आया जो कि 4 है और A के साथ C 6 है। ये क्लियर हो गया। अब D है जो कि 3 है, AD 3 है, ये जब 6 C यहाँ है, इसके कहीं आधे पे D आता होगा जो कि 3 सेंटीमॉर्गन होगा, ठीक है। अब हम लोगों को पूछ रहा है C और D के बीच का डिस्टेंस। C हमने लोकेट कर दिया यहाँ, D यहाँ, ये टोटल 6, ये 3, तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमॉर्गन। क्लियर हुआ? A और B सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है 10। फिर हम लोग देखते हैं कि BC और AC, C कहीं बीच का पॉइंट है जिसमें से BC 4 है, यानी कि C B के थोड़ा क्लोज होगा और A से थोड़ा डिस्टेंट होगा, तो AC 6 और BC 4। फिर हमने देखा AD 3% है, 3 सेंटीमॉर्गन, तो A से D, जब A से C 6 सेंटीमॉर्गन है, D कहीं मिडिल में होगा 3 सेंटीमॉर्गन। फिर हम लोग को फाइंड करना है बिटवीन C एंड D, तो C से D का डिस्टेंस है 3 सेंटीमॉर्गन। तो अगर हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा बिटवीन C एंड D, दैट विल बी 3%। क्लियर? अब आप लोगों को कैसा भी क्वेश्चन हो, टेस्ट में आएंगे या कहीं भी, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। सिंपली हम लोग जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसको लिखेंगे, फिर बाकी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, जो उससे सबसे छोटा होगा, जो लॉन्गेस्ट से छोटा होगा, सेकेंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, वैसे करके पुट कर सकते हैं, या फिर जो सबसे छोटा होगा उस डायरेक्शन में पुट कर सकते हैं, और फिर हमारा फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। ओके, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग को ये भी पूछा जाता कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हमारा होता ADCB, ADCB। क्लियर? अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बिटवीन A and C is 2%, उसके बाद है B and C is 13%, B and C is 13%, फिर है B and D is 4%, B and D is
4% एंड ए एंड बी, ओ बहुत सारा है, ए एंड बी 15%, फिर सी एंड डी इज 17% and A and D is 19%. Find out the order of different loci. Order बताओ. A and C 2% है, B and C 13 है, B and D 4 है, A and B 15 है, C and D 17 है, A and D 19 है. इसमें तो एक नहीं दिया था, इसमें तो सारा ही दिया हुआ है. ये तो सबसे इजी है. चलो सीक्वेंस बताओ, जीन ऑर्डर बताओ. बताओ. सॉल्व कर रहे हो या नहीं? DBCA. हाँ ठीक है. देखो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? 19, यानी कि ए और डी. फिर है हमारा 17, 17 जो है सी टू डी, तो यानी कि सी से डी 17 है, जो बहुत दूर है. पूरा 19 है, तो यहां तक आएगा 17 कहीं पे, तो ये हो गया सी. अब ए टू बी 15, ए से बी 15 होगा, ये कहीं पे होगा बी, जो कि ये डिस्टेंस होगा 15. प्रूफ करते हैं. बी एन सी 13, बी एन सी ये टोटल 17 है, और इतना, हाँ ये 17 है ना, और फिर ए सी 2, ए से सी हो गया 2. चलो ठीक है, क्योंकि ये पूरा 17 है, और अगर यहां तक हम लोग 15 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, और फिर बी डी 4, बी डी आ जाएगा 4. 19 माइनस 15 इक्वल्स टू 4. हमारा सीक्वेंस आ जाएगा ए सी बी डी, या फिर डी बी सी है, जो भी कह लो. वैसा ऑप्शन नहीं होगा कि दोनों में से कोई एक ही दिया हो, दोनों डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं. हाँ एक और क्वेश्चन देखो. एक हमारे पास है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है. उसमें हम लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद डिफरेंट प्रोजेनी मिल रहे हैं. प्रोजेनी का फ्रीक्वेंसी देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी इज 240. सेकेंड वन इज कैपिटल ए स्मॉल बी इक्वल्स टू 754. स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इक्वल्स टू 746, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी will be 260. ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है. टोटल है हमारे पास 714 2000. ठीक है. अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि what will be the distance between gene A and the distance between gene B. डिस्टेंस कैसे पता चलता है हम लोग को? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से. जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो हम लोग फाइंड करेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी. नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स टोटल प्रोजेनी इंटू 100. रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं? रिकॉम्बिनेंट्स कौन कौन से हैं? जिनका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है वो पेरेंटल टाइप होते हैं, तो ये दोनों हो गए थे. रेस्ट 240 एंड 260 ये दोनों हो गए. तो 240 प्लस 260 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100. 240 260 कितना हुआ? 500.
डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 कट गया, 25% हो गया। तो देखो ये 20 से ज्यादा है वैल्यू, तो हम लोग डायरेक्टली 20% नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जैसा होगा, अगर ऑप्शन 20 मैप यूनिट है, सॉरी 25 मैप यूनिट है, तो हम लोग एग्जैक्टली 25 मैप यूनिट ही लिखेंगे, ओके। लेकिन जनरली हम लोग ऐसा ही आएगा, 30 भी रहेगा तो भी 30 ले लेते हैं। लेकिन याद रखना कि इन हायर क्लासेस जब हम लोग जाते हैं तो 20% के बाद हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग प्रिसाइजली देखेंगे तो वेरी करता है, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं होगा, ओके। तो 25 से थोड़ा ज्यादा जो वैल्यू होगा वो हम लोग लेंगे। अगर नहीं है ऑप्शन में 25 है तो हम लोग 25 लगाएंगे, ओके। तो सो द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी विल बी 25 मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन जो भी होगा हमारा। ये हो गया, कोई कंफ्यूजन है? अब हम लोग 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस करें। डायहाइब्रिड क्रॉस का समझ में आ गया? 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस 2020 में जेआरएफ में बहुत ही लेंदी सा क्वेश्चन आया था इसके लिए, ठीक है। लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगता और आप लोगों को भी नहीं लगेगा। अभी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कभी भी आप लोगों को 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस मुश्किल नहीं लगेगा, ओके। देखो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस नाम से क्लियरली है कि 3 पॉइंट्स होंगे, यानी 3 जीन्स होंगे, 3 लोसाई होंगे। अभी तक जो हम लोग डायहाइब्रिड कंडीशन देखते थे उसमें 2 ही जीन्स प्रेजेंट होते थे एक बार में, और उन्हीं का हाइब्रिड हम लोग बनाते थे। जब भी क्रॉसिंग करते थे 2 जीन्स को एक साथ लेते थे, एक साथ कंसिडर करते थे और फिर हाइब्रिडाइजेशन करते थे, किसी भी और दूसरे पेरेंट के साथ क्रॉस करते थे। कुछ भी कर रहे हैं, 2 ही जीन को हम लोग एक बार में कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग 3 जीन्स को भी एक बार में कंसिडर कर सकते हैं। लेट द जीन्स ए बी एंड सी and in their homologous small a, small b and small c, सब हो सकता है, ठीक है। सिंपल बात है कि अगर इसके पास ये तीनों जीन, अगर हम लोग, सबसे सिंपल बात है, अगर 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में कोई भी 3 जीन दिया हुआ, 3 जीन होगा, अगर उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जनरली हम लोगों को कैसा क्वेश्चन मिलता है कि हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर दिया हुआ होता है, ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं कि ए बी, ऐसे ए बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, इस तरह से जो भी रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। 3 जीन है तो कितना होगा नंबर ऑफ गैमेट्स? अगर हम लोगों को 3 एक बार में कंसीडर कर रहे हैं तो कितना होगा? 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। 8 टाइप्स के गैमेट बनेंगे 3 पॉइंट में। ये जो 8 टाइप का गैमेट हमारा बनेगा, यानी कि 8 टाइप का प्रोजेनी जो हमारा बनेगा, ओके, उसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों का 8 टाइप का आएगा उस गैमेट के कॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेशन वगैरह कर के। तो वो जो 8 टाइप का हमारा गैमेट बनेगा वो कैसे कैसे हो सकता है? अब देखो, हम लोगों को ये सबसे पहले पता करना होता है इसमें कि ये जो 3 जीन हमारा दिया हुआ है वो तीनों सेम क्रोमोसोम में है या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम में है, ओके। अब देखो, अगर सेम क्रोमोसोम में है, तीनों जीन सेम क्रोमोसोम में होगा,
तो उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन 50%। अगर 50% से कम है, यानी कि 49.9% भी है, 50 से लेस है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो तीनों जीन सेम क्रोमोसोम में है। ओके, अगर वो तीनों जीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स में है, अगर तीनों में से कोई दो सेम में है और तीसरा कहीं और है, या इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स में है, तो फिर हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या तो 50% या 50% से ज्यादा होगा। ये आप लोगों को लग सकता होगा कि 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकता है, 50% होता है नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोगों को आ सकते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखने जाएंगे क्रॉसिंग करा के, तो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, सैम्पलिंग एरर नहीं होना चाहिए। ऐसे सोचो ना, क्या है ये 50% है क्या, क्यों हम लोग 50-50 कह रहे हैं, रटना नहीं है, समझो। जब कोई लिंकेज नहीं हो दो जीन्स के बीच में, ओके, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कंडीशन में कोई भी दो जीन का 50% चांस होता है कि वो जीन उसके साथ दूसरे सेल में जाए या फिर उससे अलग एक सेल में जाए। ओके, अब देखो ऐसे है, ए है कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब इसको ए बी का एक पेयर बनाना है। ये चांस है कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जाए या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जाए। हर गैमेट के पास दो ऑप्शन होता है दूसरे के लिए, कि या तो वो जो दूसरे का डोमिनेंट है उसके साथ जाए या दूसरे के रिसेसिव के साथ जाए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कंडीशन में ये लिंक्ड जीन में नहीं होगा। तो इस तरह से जब दो ऑप्शन है तो एक का चांस 50% प्रोबेबिलिटी, दूसरे का भी 50%। प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकता है जब दो ही ऑप्शन तो 50% से ज्यादा, राइट। लेकिन अगर हम लोग जैसे हम लोगों को डाटा आते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल, अगर हम लोग या फिर जनरली लोग अपने हिसाब से डाटा पुट कर रहे थे विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, तो फिर वो हमारा ज्यादा आ सकता है। वैसे दोनों कंडीशन में अगर 50% के इक्वल या फिर उससे ज्यादा आता है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों जीन डिफरेंट क्रोमोसोम में है, यानी कि लिंक्ड नहीं है। लिंक तब होगा जब 50% से लेस होगा। ये कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल। ये एक क्रोमोसोम है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट है। ये एक क्रोमोसोम है, एक ये दूसरा है। इसमें हम लोग कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस होते हैं, चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं होंगे, रिकॉम्बिनेशन नहीं भी हो सकता है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है, एक हम लोग ऐसे मानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। क्या क्या ऑप्शन है, एक तो जब नो रिकॉम्बिनेशन, नो क्रॉसिंग ओवर, तो सिंपल वही बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि हमारा क्रॉसिंग ओवर हो बिटवीन ए बी, सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी। तो फिर कैसा बनेगा, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गया है, यहां से ऐसे समझो, यहां से ट्विस्ट हो गया, तो क्या होगा, कैपिटल ए के साथ आएगा स्मॉल बी स्मॉल सी, और दूसरे साइड जाएगा स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी कैपिटल सी, राइट। थर्ड वन ऑप्शन इज सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन बी सी, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। अगर यहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, यहां नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है, तो क्या होगा, ए बी सी, एक साइड होगा कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, and the another homologous chromosome will have small a small b and capital C, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन भी है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि डबल क्रॉसिंग ओवर हो, यहां पे भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए और यहां पे भी हो जाए।
ठीक है, क्रॉसिंग ओवर है तो कहीं भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। अगर डबल क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, याद रखना डबल क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन में यहां है ये ऐसे सीक्वेंस, यहां से एक बार ये रोटेट हो गया 180 डिग्री से, तो ये पूरा सेट आ जाएगा ऊपर, यानी कि स्मॉल बी और स्मॉल सी ऊपर आ गया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऐसा हो गया। अब इतना बनने के बाद यहां से एक बार और रोटेट हो जाता तो क्या होता कि फिर से कैपिटल टी ऊपर आ जाता, यानी कि कैपिटल ए था, स्मॉल बी आ गया एक बार रोटेट होने की वजह से ऊपर, और अगर दूसरी बार डबल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दोनों क्रॉसिंग ओवर हो जाता तो यहां से फिर कैपिटल टी ऊपर आ जाता, तो कैसा बनता हमारा कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, and the next chromosome homologous chromosome will have small a, capital B and small c। ठीक है, ये बहुत प्रिसाइजली देखो, इसमें क्या हम लोगों को दिखा कि जब डबल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वैसे कंडीशन में जो जीन बीच में है उसका पोजीशन सिर्फ चेंज होता है, यानी कि पहले था कैपिटल ए इस क्रोमोसोम के पास, कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए यहाँ पे रह ही गया, कैपिटल सी रह ही गया, स्मॉल बी आ गया, यानी कि जब भी डबल क्रॉसिंग ओवर होगा उसमें जो जीन बीच में होगा, मिडिल में होगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, दोनों साइड वाले का नहीं होगा। डबल क्रॉसिंग ओवर में हमेशा याद रखना सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का पोजीशन चेंज होगा जो मिडिल में हो, सॉरी एक ही जीन का। ये क्लियर हो गया। एक और कुछ रूल्स देख लो, अगर जब हम लोगों को डाटा दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग डबल क्रॉस सॉरी हाँ 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में भी देख रहे थे, वहां पे जो हमारे डाटा में जिस लिंक्ड, सिंपल बात है, अगर लिंक जीन है सेम क्रोमोसोम में है तो पेरेंटल जीनोटाइप से ज्यादा होगा, पेरेंटल जीनोटाइप वाले प्रोजेनी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। प्रोजेनी आप लोग लिख सकते हो इसको, प्रोजेनी हैविंग मैक्सिमम नंबर, सॉरी प्रोजेनी हैविंग पेरेंटल जीनोटाइप will have maximum number। अगर चल जाएगा कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा इन देयर टेस्ट क्रॉस, अगर हम लोगों को नंबर्स पता है तो हम लोग देखेंगे कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही पेरेंटल जीनोटाइप है। मैक्सिमम कौन सा होगा, जो पेरेंटल जीनोटाइप है वैसा, ठीक है। मिनिमम होगा कौन सा, जिसमें डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वो जो डबल क्रॉसिंग ओवर है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। ये दोनों है बेसिक रूल्स, ये याद रख लो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। हम लोग कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला हैविंग 3 genes in their 1 chromosome, ठीक है। वो जीन फॉर सपोज एबीसी है, ठीक है। हम लोगों को क्या किया जाता है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए ये मार्किंग वो एबीसी नहीं, कुछ भी कॉम्प्लेक्स सा कर लेंगे, आईजी आईबी आईपी इस तरह से कुछ। अब लगेगा ये क्या है, एबीसी रहता तो देखने में भी सिंपल लगता है, अरे भाई वो एबीसी ही है,
उसके लिए कभी भी कंफ्यूज मत होना। देखो अगर कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे पूरा स्क्रीन भरा हुआ है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अब उसको पढ़ने में लगेगा कि 2 मिनट चला जाएगा। तो सिंपल याद रखना, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मतलब सब कुछ वो दिया ही हुआ है और कुछ होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। और वो सिंबल ऐसे यूज करेंगे, एबीसी यूज नहीं करेंगे, कुछ ऐसा भयंकर सा यूज करेंगे, एसवीआर प्लस ऐसे करके चीज यूज करेंगे। बिल्कुल नहीं जाना है। अगर वहां से हो सके तो वहां से कर लेना, नहीं तो सिंपली उसको एबीसी कर देना अपने हिसाब से। तो चलो हम लोग मानते हैं ए बी सी, 3 जीन है हमारे पास, यानी सॉरी ड्रोसोफिला के पास, हमारे पास में उनमें टेस्ट क्रॉस किया गया, टेस्ट क्रॉस करके एक फ्रीक्वेंसी आया जो डाटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए प्लस बी सी, ये है 305। नेक्स्ट वन इज ए बी प्लस सी प्लस, ये है 275। नेक्स्ट है ए बी प्लस एंड सी 128। नेक्स्ट वन इज ए बी सी, this is 66. Another one is a plus b plus c plus, ये है 74। फिर है हमारे पास a b नहीं a प्लस b और c प्लस, ये है हमारे पास 112। फिर है a प्लस b प्लस c, ये है 22। और a b c प्लस, ये है 18। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। हम अगर तुम 2020 का क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा। अब ये डाटा देख के लोग डर जाते हैं कि ये क्या है, पूछा क्या रहेगा ना, सबसे सिंपल कुछ भी पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। फाइंड द जीन ऑर्डर, सबसे सिंपल। और जीन ऑर्डर निकालने के लिए आप लोगों को इवन कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे देख के विद इन 10-20 सेकेंड आप लोग आंसर कह सकते हैं, ठीक है। जीन ऑर्डर होगा, उसके बाद क्या है, ये हम लोगों को पूछ सकता है कि कौन सा जीन, फाइंड द जीन प्रेजेंट इन बिटवीन। अगर 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है तो फाइंड द जीन प्रेजेंट इन बिटवीन, यानी कि मिडिल में जो जीन है वो बताओ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पूछ सकता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए बी, A and B, maybe the recombination frequency between A and C, or the recombination frequency between B and C। इस तरह से तीनों में से कोई भी एक का पूछ सकता है। फिर क्या हो सकता है हमारा, जेनेटिक डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन A and B और A and C और B and C, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस, इतना सब कुछ हमारा आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। क्या हमने पढ़ा पिछले सारे एग्जांपल्स में, हमने क्या देखा कि जिसका इस तरह का जो भी हमारा डाटा दिया हो, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का हो, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस है सिंपली हम लोग कर रहे हैं, जिसका रेशियो आना चाहिए था 1:1:1:1, ठीक है, वहां से डेविएट कर रहा है, डेविएट कर रहा है तो कुछ रीजन है, क्यों, क्योंकि लिंकेज है। अब हम लोग देखते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, ओके, यहाँ पे ये बात कंसीडर करो, जो ए प्लस है यानी कि जो प्लस वाला है वो वाइल्ड टाइप होता है, और जो नॉर्मल है आई मीन नॉन प्लस है, नॉन प्लस वो म्यूटेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें जो सबसे ज्यादा है, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, वो पेरेंटल टाइप होगा। ये दोनों 305 इंटू ये हो गए पेरेंटल टाइप,
अभी हमने पढ़ा ना। और जो मिनिमम होता है वो डबल क्रॉसओवर टाइप। अगर इस तरह का डाटा है तो अगर वो सिमिलर दिख रहा है या फिर 4 एक तरफ हुए और 4 एक तरफ, अगर इस तरह का होता तो उसके लिए हम अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो रहने दो अभी। ये मैक्सिमम है पेरेंटल और मिनिमम है जो कि डबल क्रॉसओवर टाइप होगा। ठीक है, मैक्सिमम है इस तरह से है, ए प्लस बी एंड सी एंड ए प्लस सी प्लस, सॉरी ये दोनों है, किसी एक को लो पहले, दोनों को नहीं। ठीक है, ए प्लस बी और सी। दूसरा आ रहा है हमारा जो डबल क्रॉस, ये है हमारा पेरेंटल। जो डबल क्रॉस ओवर है उसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस और सी। ठीक है, और फिर क्या है, दूसरा है यहाँ पे ए बी प्लस सी है, ये हो गया एक। हम लोग अगर कंपेरिजन कर सकते हैं, वहां पे दोनों को कंपेयर करना है, तो ए बी प्लस सी प्लस। और दूसरा हमारा जो डबल क्रॉस ओवर है वो क्या है, ए बी और सी प्लस। दोनों को साथ में लिख सकते हैं, दोनों पेरेंटल को एक साथ, दोनों क्रॉस ओवर को हम लोग सॉरी डबल क्रॉस ओवर को एक साथ लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि जहां ए प्लस है, ए प्लस ठीक है, सी ठीक है, लेकिन बी का पोजीशन चेंज हो गया है। यानी पेरेंटल के कंपैरिजन में जिसका पोजीशन चेंज हो जाए, जिस एलील का, वो होगा मिडिल में। ओके, यहाँ पे भी देखो पेरेंटल है ए, इसके कंपैरिजन में मिडिल वाले का पोजीशन चेंज हो गया है। ए के साथ बी प्लस होना था और सी प्लस तो है ही, तो ए और सी प्लस है, लेकिन बी का पोजीशन चेंज हो गया। बी का पोजीशन चेंज हुआ, दैट मीन्स बी मिडिल में होगा। तो हम लोगों का जो ये सीक्वेंस है ए बी सी, तो जीन ऑर्डर हमारा हो जाएगा, बी मिडिल में है तो जीन ऑर्डर विल बी ए बी सी। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ हमने एज्यूम भी किया था कि वो पहले से ए बी सी ऐसा लिखे हुए हैं, लेकिन अगर कुछ और, ये सीक्वेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, मे बी सी मिडिल में होता, अगर सी का पोजीशन चेंज होता तो जो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू अगर यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सी का पोजीशन नहीं, यहाँ पे बी सी प्लस, हाँ ये जो है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंटल। तो ये होता हमारा डबल क्रॉस ओवर। अगर इसका वैल्यू मिनिमम होता तो फिर अगर ये वैल्यू मिनिमम होता तो सी मिडिल में होता। जिसका वैल्यू मिनिमम है उसमें हम लोग देखेंगे कि पेरेंटल के कंपैरिजन में किस जीन का पोजीशन चेंज हुआ है, सिर्फ एक का होगा, और जिसका होगा वो मिडिल में होगा। मिडिल में बी है तो इसका जीन ऑर्डर हो गया ए बी सी। ये पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग हो गया कि जीन ऑर्डर पता चल गया, या मिडिल में कौन सा जीन है वो पता चल गया। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता करना है। ठीक है, ये है हमारा पेरेंटल टाइप, ये दोनों पेरेंटल टाइप है। तो इससे जब डेविएट होगा तो ए के बाद वाले दोनों में चेंज हो जाना चाहिए था। ठीक है, कौन सा है, ए प्लस है और बाकी उसके बाद बीसी होना चाहिए, लेकिन चेंज कब हो रहा है, देखो ए के बाद बीसी, बी प्लस और सी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसको नहीं रखेंगे। ए के बाद बी प्लस और सी प्लस है ये दोनों, तो ये दोनों चेंज हो गया, तो हाँ, तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। फिर ए प्लस के बाद बीसी है तो बी प्लस सी प्लस ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हो गया जो ए और बी के बीच रिकॉम्बिनेशन शो करता है, ताकि क्योंकि ए और बी के बीच का ये रिकॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं ना, तो ए के बाद जो भी है, जो भी जीन्स है, उनका पोजीशन चेंज हो जाना चाहिए। तो ए के बाद कैपिटल बी कैपिटल सी है, तो ए के बाद नॉर्मल बीसी आ गया, और यहाँ ए प्लस के बाद नॉर्मल बीसी है, तो ए प्लस के बाद कैपिटल बी प्लस और सी प्लस आ गया। ठीक है, तो ये दोनों आ गए हमारे जो ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन शो करता है।
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स 66 प्लस 74, 66 प्लस 74। अब एक और बात, जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसमें हम लोग डबल क्रॉस ओवर को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच में वो भी रिकॉम्बिनेशन तब भी होगा जब डबल क्रॉसिंग ओवर कर रहा है। डबल क्रॉसिंग ओवर में भी तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, दोनों जगह रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसको भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट में इंक्लूड करेंगे। प्लस 22 प्लस 18 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है? 5 आई थिंक 1000 into 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 66 प्लस 74 प्लस ये हमारा आ जाता है 0.28 इंटू 100 इक्वल्स टू 28%। ये आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी 28%। वैसे ही हम लोग फाइंड करेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, अब देखो ये ए और बी के बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, अगर बी और सी में रिकॉम्बिनेशन हम लोग को देखना हो, ए बी प्लस और सी आ गया है, यानी कि सी का पोजीशन जहां होना चाहिए था ए बी, ये ठीक है, सी का पोजीशन चेंज हो गया, तो सी का जहां आना चाहिए था वो पोजीशन चेंज हो गया यहां से, तो ये हो गया हमारा ए, तो जो बचा हुआ है वही होगा। वैसे भी 128 प्लस 112 प्लस, हमेशा याद रखना कि हम लोग डबल क्रॉस ओवर को नेग्लेक्ट ना करेंगे, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करेंगे। 22 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 है, ठीक है, निकालोगे तो आएगा हमारा 0.18 18%। ठीक है, अब देखो ये जीन है ए बी सी, कह रहा है हम लोगों को कि ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 28% है, यानी कि 28 सेंटीमॉर्गन हम लोग अप्रोक्स ले सकते हैं। दूसरा बिटवीन बी एंड सी विल बी 18%, तो 18 सेंटीमॉर्गन। तो अगर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बिटवीन ए एंड सी, ये हो गया, ये हो गया, ए और सी के बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 28 प्लस 18, अगर उसका डिस्टेंस होगा, सॉरी, अगर ए और सी का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना होगा तो होगा 28 प्लस 46 सेंटीमॉर्गन, यानी कि ए और सी एक दूसरे से 46 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे होंगे। ओके, अब देखो हम लोगों को इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ COC एंड COI, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ये सब तो हो गया ना। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस जब भी हम लोगों से पूछा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉस ओवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर टाइप, डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर कितना आया हमारा? सिंपल बात है, डबल क्रॉस ओवर का फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेते हैं 22 प्लस 18, रिकॉम्बिनेंट ही तो है। डबल क्रॉस ओवर का कितना होगा? 22 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर। ये तो ऑब्जर्व है क्योंकि हमारा ये डाटा आया है, जो हम लोग क्रॉस कराए उसके बाद ये हम लोगों को आया, ठीक है। एक्सपेक्टेड कितना हो सकता था? एक्सपेक्टेड वो होता है
सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड बी प्लस क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी। तो इस तरह से हमारा आता है बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा 74 प्लस 66, ये दोनों होगा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इंटू, ओ प्लस नहीं इंटू होगा, सॉरी। फिर है दूसरा हमारा डाटा 112 एंड 128, 112 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर 22 और 18, 22 18 आ जाएगा हमारा 40 ना। तो 40 यानी 4, और फिर नीचे आ जाएगा हमारा 74 प्लस 66 एंड 2000। आई थिंक ये आएगा 0.14 प्लस 0.24 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 बार आएगा। नहीं प्लस आएगा क्या, इंटू आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3.36, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 1.19। तो हमारा COC का वैल्यू आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस विल बी 1.19। ठीक है, अगर अभी कभी हम लोगों से कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस विल बी 1 माइनस COC, आप लोग जानते हैं, तो 1 माइनस सॉरी नहीं COC माइनस 1, तो 1.19 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.19 आंसर। क्लियर है? अब देखो इस तरह का एक क्वेश्चन, नहीं वो डायरेक्टली वो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का नहीं है, सिंपली किसी और 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में डिफरेंट डाटा है, हमारे BD सिंह के बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, वो भी सॉल्व कर लेना, और मैं टेस्ट में क्वेश्चंस पूछूंगी वो भी सॉल्व कर लेना। अगर इससे कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मिस नहीं करोगे। ओके, कोई डाउट है? अगर 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से या किसी से भी, देखो ऐसा कोई भी डाटा हो कि हम लोग उसमें से पहले ये पता कर ले कि वो है वो सेम क्रोमोजोम में है या नहीं। ठीक है, अगर वो सेम क्रोमोजोम में होगा तो उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर सेम क्रोमोजोम में होगा तो उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से कम होगा। समझ में आया? चलो ठीक है, देखो हम ऐसे ऐसे ये जीनोटाइप है, इसका इतना है, हर जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा यानी कि 305 और 275 है ना, बाकी कंपैरिजन में मैक्सिमम है वो पेरेंटल होता है, और जिसका मिनिमम होगा, इतना तक क्लियर है? ये मैंने पहले वैल्यू मैक्सिमम होगा वो पेरेंटल होगा। लिंकेज का मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है पेरेंटल जीनोटाइप का, तो जिसका वैल्यू मैक्सिमम है वो हो गया पेरेंटल, जो मिनिमम है वो डबल क्रॉसओवर। एक बार क्रॉसिंग ओवर होना इतना मुश्किल है भाई, दो दो बार क्रॉसिंग ओवर होना कितना मुश्किल होगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऐसे भी बहुत कम होगा। ओके, अब देखो, तो अब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं कि ABC, कैपिटल ए सॉरी ए प्लस के साथ B और C है नॉर्मल, उसको हम लोग देखेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे कि A प्लस के साथ B का पोजीशन चेंज हो गया और C वैसा ही है, यानी कि पोजीशन चेंज हुआ मिडिल वाले का, जिसका पोजीशन चेंज होता है वो मिडिल में होता है। ओके, ये हमेशा याद रखना कि डबल क्रॉसिंग ओवर में जिस जीन का एलील का पोजीशन चेंज हो रहा है कंपैरिजन टू पेरेंटल टाइप, वो मिडिल में होगा। तो ये हम लोग को पता चल गया कि बी मिडिल में है, बी मिडिल में है मींस जीन ऑर्डर ABC होगा। अब देखो हम लोगों को क्वेश्चन में आता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा बिटवीन, कोई भी दो के बीच में पूछ लेगा,
बिटवीन ए एंड बी एंड सी। अगर ए एंड बी हो तो ए एंड बी होगा, तो ए एंड बी में से हम लोग रिकॉम्बिनेशन देखेंगे, ऐसा है पेरेंटल। अब हम लोग ऐसे क्रॉसिंग ओवर करेंगे कि ए के बाद ये आए, यानी कि ए प्लस के बाद आना चाहिए ए प्लस के बाद बी सी, ए प्लस के बाद आए बी प्लस और सी, यानी कि जो भी, ये तो मैंने यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर का लिखा है ना, जो नॉर्मल पेरेंटल टाइप है उसमें ए प्लस के बाद दूसरा आ जाए, ठीक है। तो ए प्लस के बाद बी प्लस सी प्लस नीचे वाला आ गया, या फिर इधर से ये चला गया, तो ये दोनों आ गया हमारा जो ए और बी के बीच का है, ठीक है। यानी ए के बाद दोनों का पोजीशन चेंज हो जाना चाहिए, मींस ए और बी के बीच में। देखो ऐसे ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, अगर यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाएगा तो ए के बाद स्मॉल बी स्मॉल सी आ जाएगा, और स्मॉल ए के बाद कैपिटल बी कैपिटल सी आ जाएगा जो हमारा, और स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो यानी कि ये ऐसे सीक्वेंस बनेगा, है ना, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी स्मॉल सी, इस तरह का सीक्वेंस आ रहा है इस दोनों में। तो ये दोनों हो गया बिटवीन ए और बी के बीच का रिकॉम्बिनेंट। वो रिकॉम्बिनेंट कैसा हो, कितना है उसका वैल्यू 66 और 74। जब भी हम लोग क्रॉसिंग ओवर ऐसे देखते हैं तो वहां पे ये भी ध्यान रखते हैं कि जो डबल क्रॉस ओवर टाइप है उसको भी इंक्लूड करें, जो डबल क्रॉस ओवर है, क्योंकि डबल क्रॉसिंग ओवर में भी तो ए और बी के बीच रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, राइट। डबल क्रॉसिंग ओवर में वहां भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो हो रहा है, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, हमेशा याद रखना। तो 22 प्लस 18 हम कैलकुलेट किए, 28% आ गया। दूसरा है बिटवीन बी एंड सी। अगर बी और सी के बीच रिकॉम्बिनेशन हम लोग को देखना है, तो बी और सी का कौन सा बचा, ये और ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो 128 प्लस 112 नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 128 प्लस 112, और जो डबल क्रॉसिंग ओवर का वो भी तो उसका रिकॉम्बिनेंट है, वहां उसमें भी तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो 22 प्लस 18% आ गया। अब देखो जब हम लोग कहा जाएगा कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 28 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि 28% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ठीक है। बिटवीन बी एंड सी 18%, क्योंकि 18% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। अगर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पूछा जाएगा, सी का है 28, बी एंड सी का है 18, तो सिंपली 46 हो जाएगा, ठीक है, मिट गया। फिर आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस का होता है ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर। ऑब्जर्व वो होगा जो हम लोगों को डाटा में दिया गया होगा, ओके। तो डाटा में दिया गया डबल क्रॉसओवर कौन सा है, ये 22 एंड 18। 22 एंड 18 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग डबल क्रॉसओवर का फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो डिवाइडेड बाय टोटल 22 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 1000 into 100, और फिर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर। जो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर होगा, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर ए बी एंड ए सी क्या होगा, क्रॉस ओवर बिटवीन, यानी कि रिकॉम्बिनेंट क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी इन क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड सी। तो आ गया हमारा, ये ए एंड बी का है 74 प्लस 60, डबल क्रॉस ओवर को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सिंपली जो उसका ओरिजिनल है वही लेंगे, ए एंड बी का फिर बी एंड सी का, पहले पुट के 19। फिर कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस, देखो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कहता है कि जीन को हम लोग एक बार में कंसिडर कर रहे हैं, तो एक जीन जब दूसरे को, बगल वाले को कहता है कि अरे हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तुम भी कर लो, ठीक है, यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहा है क्रॉसिंग ओवर के लिए, करने दे रहा है। दूसरा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कहता है कि कैसे कर लोगे तुम क्रॉसिंग ओवर,
जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम क्रॉसिंग ओवर नहीं, सॉरी, अगर एक जगह क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये देखो ये है, अब देखो ए और बी के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो बी और सी में नहीं होने देगा, वो उसको रोकेगा, इनहिबिट। क्यों? का लेंथ अगर ऐसे दो, ये मार्कर ऐसे है और दूसरा ऐसे है, ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे ऐसे राउंड कर गया, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, ठीक है, तो उसके जस्ट बगल वाले जीन पे, जीन में और प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जीन का लेंथ तो इंक्रीज हुआ ना क्रॉसिंग ओवर करने। क्रॉसिंग ओवर में हम लोग क्या देखते हैं कि एक जो डी लूप बनता है, जब दो स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो रहा था, ज्यादा सही वही है, तो डी लूप वाले के स्ट्रैंड में जाएगा, फिर जो डोनर स्ट्रैंड है और रेसिपिएंट स्ट्रैंड है, तो फिर उसमें जा करके फिर वहां पे अपना रिपेयर सिंथेसिस करता है डीएनए का। तो इस तरह से एक लंबा डीएनए उसमें जाता है, ठीक है, एक लेंथ चाहिए डीएनए का क्रॉसिंग ओवर करने के लिए। अगर वो दोनों जीन बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं, तो फिर दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, और डिस्टेंस इतना कम है कि फिर अगर एक बार क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एक जगह, तो दूसरी जगह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे ही जीन के लेंथ का वहां पे शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है, वो खींच रहा होगा, तो वहां पे फिर नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, उतना जीन का लेंथ होगा ही। की तरह सोचो ना, अगर एक जगह गांठ बना दिए तो दूसरी जगह हम लोग गांठ बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा? रस्सी का अगर लेंथ फिक्स है, लेंथ फिक्स है, तो दूसरी जगह हम लोग गांठ नहीं बना सकते हैं, एक ही जगह गांठ बन गया तो रस्सी छोटा पड़ गया। तो दोनों अगर बहुत नजदीक का है तो यही कंडीशन होगा, इसलिए एक जगह जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर को इंटरफेयर करेगा, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, और दो साइंटिस्ट हैं, एक हाल्डेन और आई डोंट नो क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। बताओ तुम लोगों को याद है? हाल्डेन कोसाम्बी मैपिंग फंक्शन, ये लोग बताते हैं कि जो इंटरफेरेंस और कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, ये दोनों रिलेटेड है। हाल्डेन फंक्शन, ये दोनों ही मैपिंग फंक्शन को इंक्लूड करते हैं। जो मैपिंग डिस्टेंस है उसको कंसीडर कर, कभी भी क्रॉसिंग ओवर में इंटरफेरेंस नहीं आता है, ठीक है। हाल्डेन लैग प्रमोट करते हैं कि अगर एक जीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो दूसरी जगह वो दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा, एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। हाल्डेन का कहना है कि इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस को प्रमोट करते हैं जब वो अपना जीन फंक्शन जीन मैपिंग कर रहे होते हैं, तो उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग। जो दूसरे है कोशाम्बी, उनका कहना है कि नहीं, इंटरफेरेंस होता है। अगर हम लोगों को इससे इतना ही पूछा जा सकता है कि हाल्डेन और कोशाम्बी में से जो इंटरफेरेंस को होने देता है, यानी किसके अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस होता है और किसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। हाल्डेन कहता है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोशाम्बी कहता है कि इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे इस चैप्टर में। क्वेश्चंस हमने आज करे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं होगा तो एक सीट बना करके आप लोगों को दे देती हूँ। वैसे आज का क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो बहुत हद तक हो जाएगा। टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस नहीं बने तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इजीली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन।